हेलो एवरीवन, तो चलिए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो इस चैप्टर में यानी कि इस अध्याय में हम जो पढ़ेंगे वो देखेंगे हम भूमि के बारे में, हमें कहाँ पर कैसी मृदा मिल रही है, जल और प्राकृतिक जो हमारी वनस्पति है वहाँ पर इसके साथ साथ कैसे वन्य जीवन संसाधन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ ना सबसे पहले आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, दो उदाहरण दिए हैं, और उन दोनों में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जिस तरह का जीवन वो जी रहे हैं तो वो क्यों जी रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो इन्होंने आपको उदाहरण दिया है वो दिया है तंजानिया का, और तंजानिया जो है वो पड़ता है आपके अफ्रीका में। अफ्रीका के तंजानिया के एक छोटे से गांव में मांबा रहती हैं। कौन रहती है? मांबा। तो वो पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती हैं और बहुत दूर तक उनको जाना पड़ता है। कुछ घंटों के बाद वो जब लौटती है तो उसके बाद वो क्या करती है कि वो घर के कामों में अपनी माँ के हाथ बटाती है, मतलब जो भी घर के काम हैं वो करने में वो अपनी माँ की हेल्प करती हैं और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद भी करती हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि सिर्फ वो पानी लेके आ रही हैं, अपनी माँ की भी हेल्प कर रही हैं, अपने भाई की भी हेल्प कर रही हैं, और उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। तो चट्टानी भूमि होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि वहाँ वो ज़्यादा चीज़ें नहीं उगा पाते होंगे। तो मांबा के पिता जो हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं, और उसके बाद जब मतलब इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो क्या उगा पाते हैं? तो कुछ मक्का, सेम। तो ये मक्का और सेम जो वो उगा रहे हैं ना, उससे उनके पूरे साल का जो वो उनका जो खुद का जो मतलब खर्च है वो भी नहीं पूरा हो पाता, कि जितना उनको खाने के लिए चाहिए वो उतना भी नहीं उगा पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ की भूमि चट्टानी होने की वजह से उनको कितना नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये हमें उदाहरण देते हैं पीटर का। अब ये जो पीटर है ये न्यूजीलैंड में रहते हैं, भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में ये रहते हैं। उनका परिवार क्या करता है? तो ऊन प्रक्रमण का कारखाना चलाता है, ऊन के लिए वहाँ पर जो है काम होता है। और आपके जो पीटर हैं वो प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, जबकि मांबा के बारे में इन्होंने क्या बताया था? उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि वो स्कूल जाती हैं। वहीं पीटर स्कूल जाते हैं। अब जब वो स्कूल से जाएंगे तभी तो लौटेंगे, तो जा रहे हैं वहाँ से वापस आने के बाद वो अपने चाचा की भेड़ों की देखभाल करने में मदद करते हैं। उनका भेड़ों का बाड़ा है, और ये जो बाड़ा है ना कुछ दूर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। क्यों घास के मैदान के पास है? क्योंकि देखिए अब आपको भेड़ें चरानी है तो उसके लिए मैदान तो चाहिए ना, तो घास के मैदान के पास रहने की वजह से इनके लिए इजी हो जाता है। तो वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। और ये जो पीटर का परिवार है ये जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये भेड़ों को तो पाल रहे हैं, साथ में ऊन का कारखाना चला रहे हैं, और उसके साथ साथ ये क्या कर रहे हैं? तो जैविक कृषि भी कर रहे हैं जिससे कि ये सब्जियां उगाते हैं, और इसके साथ साथ पीटर स्कूल भी जाते हैं। अब मांबा और पीटर, पीटर कहाँ है? न्यूजीलैंड में। मांबा कहाँ है? तंजानिया में। तो ये जो दोनों लोग हैं विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं, और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। अभी आपने देखा कितना अंतर है कि मांबा तो स्कूल तक नहीं जा पाती हैं। यह विभिन्नता क्यों है? क्योंकि भूमि की जो गुणवत्ता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके साथ साथ वहाँ मृदा कैसी है? वहाँ जल उपलब्ध नहीं है, जैसे मांबा जहाँ पर है वहाँ पर जल उपलब्ध नहीं है, जबकि पीटर के यहाँ ऐसी कोई दिक्कत उन्होंने हमें नहीं बताई है। प्राकृतिक वनस्पति भी जो है वो पीटर के जहाँ रहते हैं वहाँ पर उनको मिल जाती है। प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि पीटर के यहाँ पर प्रौद्योगिकी का वो प्रयोग करके वैज्ञानिक विधि से जो है वो काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा तंजानिया में और न्यूजीलैंड में, इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण क्या है? कि वहाँ पर जो संसाधन जो उपलब्ध है ना उसकी वजह से ये दोनों स्थान एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि एक पिछड़ा हुआ है और दूसरा जो है वो विकसित है। विश्व की यहाँ ये आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि कह रहे हैं कि क्या आप जानते हो कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है, तो जनसंख्या भूमि क्षेत्र जो है कि
30% भाग पर ही रहती है। मतलब हमारे विश्व की जो पूरी जो 90% की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, तो भूमि के भाग के मात्र 30% एरिया पर ही हम बसते हैं। और बाकी का जो 70% एरिया है ना, वो क्या है, तो वो वहाँ पर या तो विरल जनसंख्या है या वो निर्जन है, मतलब वहाँ लोग नहीं रहते। तो रहने लायक जो भूमि है वो क्या है, मात्र 30% ही हमें देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हो ना कितना, मतलब टोटल जो आपका पूरा लैंड का एरिया अगर 100% है तो उसमें से मात्र 30% जगह पर हम लोग रहते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ भूमि कैसी है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये आपको क्या बताते हैं कि सभी महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें भूमि भी शामिल है। तो भूमि क्या है, एक आपका महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ के अभी हमने देखा कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग क्या है, कि वो क्या है, भूमि है। बाकी 70% पे क्या है, तो पानी। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग जो हैं वो रहने लायक नहीं हैं। मतलब एक तो पूरा एरिया जितना है पृथ्वी का, उसके 30% पे ही आपकी पृथ्वी है, जो भूमि है, और उसमें भी हम मात्र 30% पे ही लोग रह रहे हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण, आपको पता है कि डिफरेंट जगह पर, विभिन्न जगहों पर भूमि अलग है और वहाँ की जलवायु भी अलग है। तो इनमें भिन्नता के लक्षणों के कारण ही विश्व के जो विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। मतलब जहाँ भूमि हमारे फेवर में होगी, समतल होगी, तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। जहाँ जलवायु मतलब अच्छी होगी, सहनीय होगी, जहाँ हम गर्मी और सर्दी इतनी पड़ी कि हम उसे बर्दाश्त कर सकें, तो वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा ठंड होगी, वहाँ हम रहना पसंद नहीं करेंगे। तो वही वो कह रहे हैं कि जहाँ पर भी क्या है, विभिन्न विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व में हमें जनसंख्या का वितरण असमान दिखाई देता है। जैसे जहां पर भी ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी, ऑफ कोर्स आप वहां पर नहीं बसना चाहेंगे, है ना। और पर्वतों की तीव्र जो ढाल होगी, वहां पर भी नहीं बसना चाहोगे आप। जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, या मतलब जल का जहां पर आक्रांत हो निम्न क्षेत्रों पर, जहां पर जल पूरा भरा रहता है, मरुस्थल वाली जगह पर भी आप नहीं रहना चाहेंगे, है ना। और सघन वन यानी कि डेंस पूरे जंगल में भी आप नहीं रहना चाहेंगे। तो ये वो स्थान है जहां की भूमि पर, मतलब भूमि है लेकिन लोग या तो ना के बराबर हैं, या हैं भी तो बहुत कम हैं, तो ना के बराबर या बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम बात करें उर्वर मैदानों की, मतलब जहां पर आप कुछ भी उगा सकते हो, है ना, जो उर्वरक भूमि है। और नदी घाटियों की, क्यों, क्योंकि वहां पर पानी बहुत अच्छे से आपको मिल जाता है, आप वहां रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो कृषि के लिए ये क्या हो जाती है, ये भूमि उपलब्ध है, उपयुक्त है। तो ऐसे स्थानों पर क्या होता है कि विश्व के जहां पर भी मतलब नदी घाटी है या फिर जहां पे उर्वर मैदान है, तो वहां पर लोग ज्यादा बसे हुए हैं, और वो जो बस्तियां हैं वो क्या है, काफी सघन क्षेत्र हैं। अब क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि हमारी जो भूमि है वो कैसी है, कहाँ पर हम रहना पसंद करेंगे, तो चलिए भूमि का उपयोग भी देख लेते हैं कि किस भूमि को हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। तो आपको ये तो पता है कि भूमि का उपयोग विभिन्न तरीके से किया जा सकता है। जैसे रहने के लिए आप करते हैं, है ना। इसके साथ साथ आप क्या करते हो, तो कृषि करते हो भूमि पर, साथ में वन लगाते हो, यानी कि वानिकी के लिए भी आपको भूमि की जरूरत है। खनन क्रिया के लिए भी आपको क्या चाहिए, तो भूमि चाहिए। अगर आपको सड़क का निर्माण करना है उसके लिए भी आपको भूमि चाहिए। अगर आपको कोई उद्योग बनाना है, यानी कि उद्योग की स्थापना करनी है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, भूमि चाहिए। तो इससे हम देख सकते हैं कि भूमि के कितने विभिन्न प्रयोग हम करते हैं। साधारणतः क्या होता है, जो भी हम भूमि को हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भूमि उपयोग। क्या कहते हैं, भूमि उपयोग। तो जब आपको भूमि उपयोग समझ में आ गई है, तो मैं क्या चाहूंगी, यहाँ आपके बुक में भी आपसे कहा गया है कि क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हो। अभी आपको उन्होंने बताया कि वो किस तरह से भूमि का उपयोग करते हैं, तो उसकी मैं चाहूंगी आप जल्दी से एक लिस्ट बना लें और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएं, या फिर मुझे वैसे भी आप मेल कर सकते हैं और आप मुझे बताएं कि इसका आंसर आप किस तरीके से देना चाहेंगे। आगे देखते हैं कि भूमि का उपयोग ना भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, मतलब उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, जैसे आपकी स्थलाकृति कैसी है, वहाँ मृदा कैसी मिलती है, वहाँ की जलवायु कैसी है, खनिज कैसा है, या वहाँ पर जल की उपलब्धता कैसी है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं भौतिक कारक। तो इन्हीं जो तरीकों से आपका निर्धारण होता है कि भूमि का आप किस तरीके से प्रयोग करेंगे। अगर हम मानवीय कारक की बात करें, जैसे मानवीय कारक क्या है, जैसे आपकी जनसंख्या कैसी है, और जो जनसंख्या के साथ साथ आप किस तरह की टेक्निक प्रौद्योगिकी का यूज कर रहे हैं, तो वो भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ओके,
क्योंकि हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं ना, तो आपके लिए एक बात और जानना ज़रूरी है कि भूमि का ना जो स्वामित्व के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसे समुदायों में बांट सकते हैं। जैसे कि निजी भूमि, आप भूमि को किस तरह से ओनरशिप कैसी होती है, स्वामित्व कैसा होता है, तो स्वामित्व के आधार पर भी भूमि को हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे अगर किसी ने निजी उपयोग के लिए भूमि रखी है तो उसे क्या कहेंगे, निजी भूमि। या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि समुदाय के इस्तेमाल के लिए अगर वो भूमि यूज हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, सामुदायिक भूमि। तो स्वामित्व के आधार पर भी भूमि को दो भागों में बांटा जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि निजी भूमि क्या है, व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। निजी भूमि जैसे आपके पिताजी के पास कुछ लैंड होगी, या आपके चाचा जी के पास कुछ लैंड होती है, हमारे मामा जी के पास कुछ लैंड है, तो इस तरीके से क्या है, वो निजी है उनकी ज़मीन। जबकि समुदाय के क्या है, पूरे ग्रुप की, जैसे गांव की कोई एक ज़मीन है जिस पर कि आपने क्या किया है, तो पशुओं को चराने के लिए रख लिया है, तो या फिर सामुदायिक भूमि पे जो पेड़ होते हैं उनमें से जो फल होते हैं वो पूरे समुदाय के इस्तेमाल के लिए होते हैं, वो सभी उसको खा सकते हैं। तो इस तरीके के आप इसे दो तरह से बांट सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में अंतर पता चला होगा। आगे चलते हैं कि सामान्य रूप से क्या होता है कि इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। किसका, सामुदायिक भूमि का। अब सामुदायिक प्रयोग क्या है, जैसे चारे के लिए, फलों के लिए, नट के लिए, या औषधीय बूटियों के लिए को एकत्रित करना हम कहाँ से करते हैं, तो सामुदायिक भूमि से करते हैं। इस सामुदायिक भूमि का क्या होता है, साझा संपत्ति संसाधन के नाम से भी पुकारा जाता है। किसको, सामुदायिक भूमि को। तो निजी भूमि, सामुदायिक भूमि के बारे में जब हम जान चुके हैं तो चलते हैं आगे। अब क्या है, आपको पता है जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी मांग भी सदैव बढ़ती रहती है। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि बेशक हमारी डिमांड जितनी भी बढ़ जाए, मांग जितनी भी बढ़ जाए, लेकिन भूमि क्या है, भूमि सीमित है। हमें उसी में सबकी मांग को पूरा करना होगा। तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है ना। अलग अलग स्थानों पर भूमि की गुणवत्ता अलग अलग होती है। तो लोगों ने सामुदायिक भूमि पर क्या किया, व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, मतलब हद से ज्यादा। तो होता क्या है ना कि आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। अब जैसे वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण होता क्या है, भूमि का निम्नीकरण हो गया है, भूस्खलन होता है, मृदा अपरदन होता है, मरुस्थलीकरण होता है, और पर्यावरण के लिए ये क्या है, प्रमुख खतरे हैं, है ना। तो आगे देखें, यहाँ बॉक्स में ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अपने घर पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए जो भूमि के उपयोग परिवर्तन में के विषय में सूचना एकत्रित करो। मतलब पहले किस तरह से लैंड यूज होती थी, अब कैसे हो रही है, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो आपको अपने बुजुर्गों से ही बात करके पता चलेगा। तो आपको जो भी जानकारी इससे मिलती है तो आप उसको अपनी कक्षा में क्या करें, सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए कि किस तरह से लैंड का यूज हो रहा है और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, पहले बैल से खेती हो रही है ना, कच्चे घर हैं। फिर क्या हुआ, थोड़े थोड़े पक्के घर भी देखने को मिल गए, कुछ कच्चे भी हैं, और ट्रैक्टर का यूज़ हो रहा है। और आप देख रहे हैं कच्चे घरों की जगह अब बड़े बड़े घरों ने, पक्के घरों में ले लिया। अब उससे आगे देखें तो और क्या परिवर्तन आया, रोड्स बन गई हैं, है ना, गाड़ियाँ चल रही हैं, देख रहे हैं। फिर अब जो बिल्डिंगें हैं वो और बड़ी बड़ी हो गई हैं। थोड़ा और परिवर्तन आया तो वो क्या आया, तो देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं, कितनी कंजस्टेड मतलब बन गई हैं, एक दूसरे से कितनी सटी हुई हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि अब गाड़ियों की संख्या कितनी बढ़ गई है। तो भूमि उपयोग में समय के अनुसार कैसे परिवर्तन आया है, इन 4 चित्रों के द्वारा ये आपको दर्शाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये जो चेंजेस आए हैं तो इससे क्या हुआ है, तो इससे हमारे पर्यावरण की क्षति हुई है, हमें हानि हुई है। अब क्योंकि हमें हानि हो रही है तो हमें क्या करना होगा, हमें भूमि संसाधन का संरक्षण करना होगा। तो जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, इसके साथ हमें ये तो पता है कि इसकी बढ़ती मांगों के कारण हमने क्या किया है, वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर हमने विनाश किया है ना। तो इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर भी पैदा हो गया है। अब इसलिए विनाश की वर्तमान दर को हमें क्या करना होगा, क्योंकि अब ये डर हो गया है कि ये सब विनाश हो जाएगा तो हमें इसे रोकना होगा। हम इसे कैसे रोक सकते हैं, तो रोक कैसे सकते हैं,
वन को दोबारा रोपकर, भूमि का उद्धार करके, रासायनिक जो हम कीटनाशक या उर्वरक का जो हम यूज़ करते हैं उसे विनियमित करें और अतिचारण को रोकें, मतलब जो एक्स्ट्रा ग्रेजिंग है उसको रोकें। और भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं, मतलब ये कुछ सामान्य तरीके हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। बात करते हैं मृदा की। जब हमने भूमि की बात कर ली है तो नेक्स्ट क्या है, मृदा। आपको ये तो पता होगा कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के एक आवरण की पतली सी परत है। तो वो जो ऊपर की जो परत है ना, पतली दानेदार, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मृदा। क्या कहते हैं, मृदा, मिट्टी। ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करता है। आपका ये जो स्थल रूप है, मतलब किस तरह का स्थल रूप है, वही बताता है या उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी यहाँ पर जो मृदा होगी वो किस प्रकार की होगी। मृदा के निर्माण में जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन करता है, तो चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ। कि मृदा की वहाँ पर जो कहीं पर भी किसी भी जगह पर जो निर्माण हो रहा है वो कैसा होगा, तो वो वहाँ पर जो चट्टान है उनमें जो खनिज हैं और वहाँ पर जो जैव पदार्थ है इनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। भूस्खलन से पहले, ये जो भूस्खलन है ना, इससे पहले मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा मृदा के बारे में देख लें। तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है, इन्हीं से क्या होता है, आपकी मिट्टी का निर्माण होता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, मतलब अपक्षय मतलब अपरदन या फिर टूटना हम कह सकते हैं। और खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण जो होता है तो वो मृदा को उपजाऊ बनाती है। तो मृदा को उपजाऊ कौन बनाता है, खनिज और जैव पदार्थ का बिल्कुल सही प्रपोर्शन में मिश्रण ही उसे उपजाऊ बनाता है। हमने यहाँ अपक्षय की बात की है ना। अपक्षय क्या है, जैसे तापमान में परिवर्तन के कारण, तुषार क्रिया के कारण या पौधों और प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत जो शेल है ना उसका टूटना या उसका क्षय होना ही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ओके। इसके साथ साथ मिट्टी के बारे में एक बात और जान लें आप, क्या कि मिट्टी की 1 सेंटीमीटर की जो लेयर बनती है ना उसे ही बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसीलिए मृदा को अपरदित होने से हमें रोकना चाहिए, क्योंकि एक मिट्टी की मात्र पतली सी लेयर बनने में ही कितने साल लग जाते हैं। आपकी ये जो मृदा है इसकी ना यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, मैं चाहूँगी आप इसे देखें। जैसे आपकी मिट्टी के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है, ठीक है, ये वाली। ओके। अब इसके नीचे क्या मिलेगा आपको, तो इसके नीचे मिलेगी बालू, गाद, क्ले, ये इसे उपमृदा सब सॉइल की लेयर कहते हैं। ठीक है। उसके नीचे आपका जो है जो भी चट्टान है ना वहाँ पर उसके अपक्षय यानी कि अपरदित जो चट्टानी पदार्थ हैं वो मिलेंगे। और सबसे नीचे हमें मिलेगी जनक यानी कि पेरेंट रॉक यानी कि जनक चट्टान, जिससे अपरदित होकर ये वाली लेयर बनी। और उसके ऊपर मिलेगी उससे भी पतली गाद वाली बालू वाली लेयर, और उस सबसे ऊपर मिलेगी हमें बिल्कुल ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। तो ये तो इसका लेयर्स में आपको मृदा की परिच्छेदिका दी गई है। ओके। इसके साथ साथ और क्या देखना चाहिए हमें, तो यहाँ हम देखेंगे मृदा को के बनने में कौन कौन से कारक जो हैं वो रोल प्ले करते हैं, या कहें कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए ये जो आपकी मृदा है ना ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो सबसे पहले कि जनक शेल कैसी है, उसका रंग कैसा है, गठन कैसा है, रासायनिक गुणधर्म कैसा है, खनिज उसमें कैसे हैं, यानी कि और मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करते हैं कि किस मात्रा में वहाँ पर सॉइल होगी और उसमें पारगम्यता कैसी होगी। दूसरा है उच्चावचतुंगता और ढाल, मतलब किस तरह की ढाल के संचय को निर्धारित करते हैं कि जैसी ढाल होगी, अगर बिल्कुल ढला ऐसे करके ढाल है तो क्या होगा, मिट्टी पूरी बह जाएगी, तब तो पतली सी लेयर होगी। लेकिन अगर ढाल नहीं है, ढलान नहीं है, तो क्या होगा, मिट्टी की मोटी लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो तुंगता और ढाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वो लेयर वहाँ पर मिट्टी की आपको कैसी मिलेगी। अब उसमें ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है मृदा में, तो देखिए वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ह्यूमस निर्माण की दर को वहाँ पर प्रभावित करते हैं कि कितने उसमें वनस्पति जात आपकी मृदा में मिल रहे हैं और कितने कैसे प्राणी जात हैं और कैसे सूक्ष्म जीव हैं, उसी के बेस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि जो मृदा कहीं किसी जगह पर बन रही है ना, वहाँ की जलवायु कैसी है, तापमान कैसा है, वर्षा कैसी होती है, क्योंकि आपका जो तापमान और जो वर्षा है वो क्या करती है, अपक्षय को करती है। और अपक्षय और ह्यूमस का निर्माण की दर को वही क्या करती है, प्रभावित करती है। जितना तापमान होगा उतना ह्यूमस का निर्माण होगा, है ना, अपक्षय होगा। बात करते हैं समय, मतलब कितना समय लगा है उस मृदा को बनने में। जितना ज़्यादा समय लगेगा ना उतनी मोटी आपको परत मिलेगी मृदा की, और जितना कम समय है उतनी ही पतली परत आपको मृदा की बनती हुई दिखेगी। तो समय जो है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो मृदा के बनने में जो कारक है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
इसे आप ना अपनी कॉपी में भी बना के देखो, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बीच में हमारा एक ये छूटा था, क्या, भूस्खलन। अब ये भूस्खलन क्या है? देखो भूस्खलन क्या है ना, कि जैसे आपका जो सामान्य रूप में मलबा होता है या शैल होती है, या जो मतलब एक ढाल से ना ऐसे करके सीधे नीचे लुढ़क के आई है, तो वो जो सीधे नीचे लुढ़क के आती है ना, तो मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब एक साथ बहुत सी चीज़ का नीचे आ जाना, बहुत सी मिट्टी का, मलबे का नीचे आ जाना। तो ये होता कहाँ पर है? जहाँ पर भी भूकंप आया है या बाढ़ आई है या ज्वालामुखी हुआ है, तो वहाँ पर जो है ये भूस्खलन होता है। लंबे समय तक अगर मान लो भारी भारी वर्षा हो रही है, तो वहाँ पर भूस्खलन होगा। अब ये जो भूस्खलन होता है, इससे होता क्या है, तो नदी के प्रभाव को भी या प्रवाह को भी ये कुछ समय के लिए रोक लेता है। हाँ, अब नदी के प्रवाह को क्योंकि रोका है, तो क्या होगा, नदी अवरुद्धता की अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवाज में विध्वंस आ जाता है ना, नीचे पानी आ जाएगा। तो पहाड़ी भूभाग में क्या होगा, भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। मतलब पहाड़ी इलाके में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये जो भूस्खलन होता है, इससे होता क्या है, तो वहाँ की जीवन और संपत्ति को आघात पहुँचता है, और ये एक चिंता का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बात करते हैं वस्तु स्थिति की। मतलब अब हम इसके बारे में एक अध्ययन कर लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियो के निकट क्या हुआ, पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर का भाग नष्ट हो गया। 200 मीटर का भाग क्या हुआ, राष्ट्रीय मार्ग जो है आपका 22 उसका क्या है, वो भूस्खलन के कारण वो खत्म हो गया। तो ये जो भूस्खलन हुआ, ये कहाँ हुआ, पंजी गांव। तो पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन हुआ था, और विस्फोटन के कारण क्या हुआ, ढाल का ये जो कमजोर क्षेत्र था वो नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को काफी क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था, कि मतलब लोगों के जान माल का नुकसान ना हो, तो लोगों को तो वहां से हटा दिया गया। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है, तो न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या है, तो देखिए जो आपके वैज्ञानिक हैं वो क्या कर रहे हैं, तो प्रविधियों के विकास से हमें यह समझने की शक्ति मिली है। वैज्ञानिक की जो आपकी वो जो करते रहते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स, तो उनके बेस पर हमें क्या पता चला कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, कि ये भूस्खलन होते क्यों है, और उनका अब जो होते हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो ये दो चीज़ें हमें वैज्ञानिक प्रविधियों से पता चली हैं। तो भूस्खलन को रोकने की क्या प्रविधि है, चलिए ज़रा देख लेते हैं। तो भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को सबसे पहले आप इंगित करें, मतलब पहले पहचानो ना कि कहाँ भूस्खलन हो रहा है, और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए क्या करें, प्रतिधारी दीवार का निर्माण करें। मतलब जहां पर भी लगता है कि भूस्खलन हो सकता है, तो वहां पर क्या करो, एक दीवार का निर्माण करो। और भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, कि वहां पर वनस्पति आवरण में वृद्धि हो, वहां पर वनस्पति ज्यादा करो। एंड नेक्स्ट, सतही अपवाह या झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए आप पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए गए हैं। तो ये सारे उपयोग तो हम आजकल यूज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि भूस्खलन से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसीलिए उसको रोकना समझना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी हम पढ़ रहे थे, तो मिट्टी तो हमने देख लिया कि मिट्टी किस तरह से बनती है, क्या क्या कारक है उसके बनने में। अब हम चलते हैं कि मृदा के निर्माण के कारक क्या हैं। तो देखिए, आपको जो मृदा का निर्माण हो रहा है ना, वो सबसे पहले उसमें जो रोल प्ले करता है वो कौन है, तो वो है जनक शैल का स्वरूप, कि वहाँ पर जो जनक शैल है, जो मेन पेरेंट रॉक है, वो कैसी है। उसके साथ साथ जलवायविक कारक भी है। तो मृदा निर्माण के अन्य कारक जो हैं वो क्या हैं, तो वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, जैव पदार्थ उसमें कैसे हैं, वो क्या करते हैं। तो जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा कितना टाइम, कितना समय लगा है। तो ये आपको पता है कि हर जगह की स्थलाकृति अलग अलग होती है, उसमें जैव पदार्थ जो है वो भी अलग अलग होते हैं, है ना। कहीं पर कैसे जैव पदार्थ होंगे, कहीं पर कैसे होंगे। तो ये सभी जो है, और प्लस उसको बनने में कितना टाइम लगा है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, कि इन्हीं की वजह से हर अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग तरह की मृदा देखने को मिलती है। हमें जो मृदा देखने को मिलती है ना, वो कैसी मिलती है, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी मिलती है, लाल लेटेराइट मरुस्थलीय भी मिलती है, और इसके साथ साथ पर्वतीय प्रकार की मृदाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो विभिन्न प्रकार की मृदाएं हैं ना, ये कह रहे हैं कि आप क्या करो, एक एक मुट्ठी इनकी एकत्रित करो, इनका निरीक्षण करो, देखो कि इनमें क्या अंतर है, वो किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो ये अगर आप करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा।
फिलहाल हम चलते हैं कि ये जो मृदा हमें मिली है ना, इसका निम्नीकरण हो रहा है, और ये जो निम्नीकरण हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है और इनको हम किस तरह से बचा सकते हैं निम्नीकरण से। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये जो मृदा का अपरदन होता है ना, मृदा जो उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, उसकी जो लेयर ऊपर की निकल जाती है, और या जो वो क्षीण हो रही है, कम हो रही है, तो ये मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मतलब हमें इसे अपरदन होने से और क्षीणता से हमें इसको बचाना है। आपकी जो मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मतलब हम खुद भी कर रहे हैं, हमारी वजह से भी होता है, और हमारी प्रकृति के भी कुछ कारक है जो कि इसमें इसका मृदा का निम्नीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं। जैसे आपकी मृदा के निम्नीकरण में सहायक क्या है? हम क्या कर रहे हैं? वनों को हटा रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं? जानवरों को बहुत ज़्यादा चराना। तीसरा, रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करना। चौथा, कीटनाशकों का अत्यधिक जो हम उपयोग करते हैं। फिर वर्षा से दोहन होता है, और भूस्खलन और बाढ़। तो भूस्खलन, बाढ़ और वर्षा दोहन, ये तो क्या है? ये तो आपके प्राकृतिक कारण है। और मनुष्य के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों का यूज़ और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। तो ये सभी जो है, ये क्या है? तो ये मानव के कारक है। ठीक है, तो हमें इन सबको थोड़ा खत्म करना होगा, कम करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। तो मृदा संरक्षण की ना कुछ विधियाँ इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। तो सबसे पहले इसमें कहते हैं मल्च बनाना। क्या बनाना? मल्चिंग जिसे कहा जाता है, मल्च बनाना। तो कह रहे हैं पौधों के बीच ना अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। आपके जहाँ पर जो पौधे लगाए हैं वो ठीक है, नहीं तो साइड साइड के जो है वहाँ पर आप क्या करते हैं? जैव पदार्थ बिछा देते हैं, जिससे कि वो क्या होता है कि वो मृदा जो है आपकी अपरदित नहीं होगी। इससे मृदा में क्या है? आर्द्रता भी बनी रहती है, क्योंकि सनलाइट आपकी नहीं पड़ रही है उस जगह पर, क्योंकि आपने जैव पदार्थ बिछा दिए हैं, तो आपकी आर्द्रता भी उसमें बनी रहती है। तो मल्चिंग का आपका इस तरह से यूज़ होता है। दूसरी है वेदिका फार्म। अब वेदिका फार्म में आप क्या करते हैं ना, वेदिका फार्म का यहाँ पर ये इस तरह से ये दिया गया, ये देख रहे हैं आप, सीढ़ी नुमा ये जो करके किया जा रहा है, देख रहे हैं ये इस तरीके से। तो इसमें हम क्या करते हैं? चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि सपाट सतह पर क्या करें? फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। तो सपाट आपने कर दिया तो आप उस पर क्या, आप फसल उगा रहे हैं, और इनसे क्या होता है कि पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, क्योंकि सीढ़ी नुमा है ना, तो इससे क्या होता है? आपका कम होता है। फिर चलते हैं समोच्च रेखीय। ये आपने देखा ये इस तरह से बनाया हुआ है, तो ये समोच्च रेखीय। इसमें आप क्या करते हैं ना कि जैसे एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर, कैसे? समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हमारी वेदिका फार्म हमारा हो चुका है। हाँ, चौड़े समतल सोपान बनाना। फिर है समोच्च रेखीय, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई करना। फिर है रक्षक मेखला। जो भी आपका कोस्टल रीजन है ना, वो कोस्टल रीजन पे आप क्या करते हैं कि हवा की गति से और शुष्क प्रदेशों से मिट्टी उड़ के ना जाए, उसके लिए आप क्या करते हैं? वहाँ पर आप वृक्ष लगा देते हैं इस तरह से, जैसे आपने रोड के किनारे देखा होगा, है ना। तो उसी तरीके से कोस्टल रीजन पे, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में हम क्या करते हैं? पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो ये कुछ आपके तरीके हैं जिससे आप भूमि का या मृदा का अपरदन आप रोक सकते हैं। तो क्या क्या है? रक्षा मेखलाएं, समोच्च रेखीय और वेदिका फार्म, और क्या था? और था आपका एक मल्च बनाना। तो मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समोच्च रेखीय जुताई और रक्षा मेखलाएं। नेक्स्ट है आपका समोच्च रेखीय रोधिकाएं। इसमें आप क्या करते हो ना, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग करते हैं, और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बना दी जाती हैं। अब आप ये किस तरह से करते हैं? तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। एक ना यहाँ पर आपको ये बनाया गया है कि ये हम कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ इस तरह से, तो आपकी मृदा जो है अपरदित नहीं होती। तो ये हम कह तो रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी करके देखा है? तो चलिए ज़रा करके देखते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि एक आप अ ट्रे ले और ब ट्रे ले। ठीक है, 2 ट्रे ले ली आपने इन ट्रे में क्या किया? छेद कर दिया है। ओके, छेद कर दिया। आपने जब छेद किया तो इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भर दिया, दोनों में आपने बराबर मृदा बिछा दी है। अब जब आपने मृदा बिछा दी ना, तो अ ट्रे को तो आपने खाली छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं हुआ है। जबकि ब ट्रे में आपने क्या किया कि ब ट्रे के दाने आपने इसमें कुछ गेहूं और चावल के दाने डाल दिए। ब ट्रे में क्या होगा कि धीरे धीरे वो दाने उग जाएंगे, है ना। तो दाने ऊपर कुछ ऊंचे हो जाएंगे। अब दोनों ट्रे को कह रहे हैं ऐसे करके थोड़ा सा ढाल में इस तरह से ऐसे कर दें। तो आप जब ऐसे करोगे ना, तो फिर दोनों में इन्होंने कहा कि पानी डालो। जब आप पानी डालोगे तो आप क्या देखोगे, इसमें से जो पानी बह के यहाँ जो निकल रहा है ना, तो उसके साथ साथ मिट्टी भी निकल रही है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं मिट्टी नहीं निकल रही है। तो ये कह रहे हैं
दोनों में बेशक आप ऊंचाई से पानी डाल रहे हो, लेकिन होगा क्या कि दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को दो अलग अलग डिब्बों में जब आप एकत्र करेंगे और उनकी तुलना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें ज़्यादा मिट्टी बह रही है जबकि इसमें नहीं बह रही है। तो यही यूज़ होता है पेड़ पौधे लगाने से। ओके, चलते हैं चट्टान बांध की तरफ कि चट्टान बांध के भी आप कैसे जल के प्रवाह को रोक सकते हैं। जैसे जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं चट्टान बांध। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। और बीच बीच में फसल लगा देना, जैसे वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करते हो, अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसल एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं, इससे भी आपकी मृदा बचती है। तो ये है कुछ तरीके जिससे कि आप मृदा के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। बात करते हैं 1975 की। कह रहे हैं कि आप जानते हो कि 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी और जो 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर बन गई। ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा जल की खपत हो गई है। तो ये क्यों हुआ है, 25 सालों में ही इतना अंतर क्यों आ गया, और हम तो अब उससे और 25 साल आगे बढ़ चुके हैं। तो ये हमें अब यहाँ पर देखना है। तो भूमि का तो हमने अपर्दन देख लिया, भूमि में हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से हम अपनी मृदा को बचा सकते हैं। तो चलते हैं जल की तरफ। तो आपको पता है जल क्या है, एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है ना। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, ये भी आपको पता है, लेकिन वो जल ना सारा आपके पीने के लिए नहीं है। जल ग्रह कहना इसका उपयुक्त होगा, क्यों, क्योंकि आपके 3/4 में क्या है, पानी है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आपके जल पृथ्वी को हम जलग्रह कह सकते हैं। लेकिन लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जीवन कहाँ पर आया था, तो आपके महासागर में ही आया था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। आज भी अगर आप देखें तो हमारे 2/3 भाग पे पानी है और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं ये जीवन देने में। तो महासागरों का जो जल है ना वो लवणीय है, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है और मानवीय उपयोग के लिए ये उपयुक्त भी नहीं है। अलवण यानी कि जो साफ जल हम जिसे कहेंगे, स्वच्छ जल जिसे कहेंगे, जो कि हमारे पीने के उपयोग में आ सकता है, वो मात्र 2.7% है ना। 12 चम्मच याद है, 2 लीटर में से मात्र 12 चम्मच जल हमारे पास पीने के लिए उपलब्ध है। अगर नहीं याद है तो 7th की एनसीईआरटी देखो, समझ में आ जाएगा। तो ये जो अलवण जल है वो 2.7% ही है और इसका लगभग 70% भाग कहाँ है, तो बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य क्या करता है कि पहुंच के बाहर है ना, क्यों, क्योंकि अब इतने ऊंचे पहाड़ों पर और पता नहीं कहाँ अंटार्कटिका वगैरह में जाकर जमा हुआ है, तो वहां से तो हम पीने का पानी लेके नहीं आएंगे। तो कह रहे हैं कि केवल 1% अलवण जल जो है वो हमारे पीने के लिए उपलब्ध है और मानव उपयोग के लिए वो हमारे पास उपयुक्त है। तो कह रहे हैं कि जो भूमजल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल है ना, वो इस तरीके से जो आपको मिलता है और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, यही वो जल है जो 1% आपके पास है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास मात्र 1% जल है जो हमें प्रकृति से मिला है और वो हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि यदि आपकी यहाँ पर जो एक केवल नल टपकता है और उससे जो पानी वेस्ट होता है, तो कहने अगर आपका सिर्फ एक नल टपकता है ना, तो वो 1 साल में 1200 लीटर पानी वेस्ट कर देता है। इसीलिए अगर किसी के घर में कोई नल टपकता है तो उसे ठीक ज़रूर करवाना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर हम भारत के एक सिंपल से किसी नागरिक को लें और उसकी दिनचर्या को अगर हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि 150 लीटर जल जो उसको एक एवरेज मतलब इंडियन को चाहिए। कैसे, जैसे हम किसी भी इंडियन की बात करें तो पीने के लिए 3 लीटर कम से कम उसे चाहिए, खाना बनाने के लिए 4 लीटर चाहिए, नहाने के लिए 20 लीटर चाहिए, शौचालय फ्लशिंग वगैरह के लिए हम 40 लीटर तक पानी गवा देते हैं, वस्त्र धोने के लिए 40 चाहिए, बर्तन धोने के लिए 20 चाहिए। तो आप देख रहे हैं इन वेस्ट कामों को करने के लिए हमें कितना सारा जल चाहिए। अगर आप बागवानी करते हो तो उसके लिए आपको 23 लीटर चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपको 150 लीटर पानी चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये मात्र एक दिन की बात हो रही है और जबकि हमारे पास जो पानी है वो सिर्फ 1% है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं कि इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। क्यों, क्योंकि ये हमें हमारे सभी कामों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है, ये बात तो सभी को पता है। इसकी जो कुल मात्रा है ना वो स्थिर है और इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है ना। ये मिलता तो है लेकिन विभिन्न तरीकों से हमें मिलता है। अब क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु और भूमि में पुनः इस तरह से चक्रण करता रहता है। कहाँ पर, महासागर, वायु, भूमि और के बीच में ये ऐसे ही चक्कर लगाता रहता है और वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया को निभाता रहता है।
तो कह रहे हैं आप जानते हो कि इसको क्या कहते हैं? तो हमने 7th क्लास में ही पढ़ा था, इसे जल चक्र कहते हैं। तो मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। उत्पादन प्रक्रिया तो हमने यहाँ पर दिखाई भी नहीं है। तो जल कृषि, उद्योगों और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। आपको ये भी पता होगा, मतलब उद्योगों में ही नहीं यूज हो रहा, हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी पानी चाहिए। तो जल स्रोतों के सूखने और जल के प्रदूषण के कारण, मतलब जल के स्रोत आपके सूख भी रहे हैं और हम जल को प्रदूषित भी कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक क्या हैं? तो बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, साथ में बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर भी है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि जल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं आगे कि जल की उपलब्धता जो है उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो देखिए, आपको पता होगा कि विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है ना। मतलब हर जगह तो जल अवेलेबल नहीं है, जल उपलब्ध नहीं है कि वो अपने काम, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जैसे अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो क्या है, अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। देख रहे हैं विश्व का कितना बड़ा भाग जो है वो इस जल की कमी का सामना कर रहा है। तो ये देश क्या करते हैं, ऐसे जलवायु यहाँ पर मतलब कमी है क्यों? क्योंकि ये ऐसे जल प्रदेशों में स्थित है ना जहाँ पर अक्सर सूखा पड़ता है। ठीक है, तो उनके जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव जो है वो मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। क्यों? क्योंकि जल का अभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि मौसमी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है और वहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो कम होती रहती है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव है। क्यों? क्योंकि आप जल को प्रदूषित कर रहे हैं और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, जितना हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्या है, आपको इसका जल का अभाव देखने को मिलता है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम भाई प्रदूषण की बात करें कि हम प्रदूषित करते हैं, जैसे यमुना नदी देख लो कितनी काली हुई पड़ी है। क्यों? वाहित मल के कारण, औद्योगिक बहिस्राव के कारण और कचरों के कारण ये इतनी प्रदूषित हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से जो पानी यमुना का हम सिर्फ पीने के लिए या अपने कामों के लिए यूज़ कर सकते थे, उसे भी हमने प्रदूषित कर दिया है। तो हमें क्या करना होगा? हमें जल संसाधनों का संरक्षण करना होगा। आज के विश्व में क्या है कि शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। क्यों? क्योंकि ये क्षीण होते जा रहे हैं। तो इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए हमें क्या करना होगा? कदम उठाने होंगे। जबकि हमें पता है कि जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इसके साथ भी इसका हम क्या कर रहे हैं, बेशक नवीकरणीय है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ का अति उपयोग करते हो, जैसा कि हम जल के साथ कर रहे हैं, या आप उसे प्रदूषित करते हो, जो कि हम जल को कर रहे हैं, तो इससे हम क्या करते हैं कि जो साफ जल है ना उसे भी अनुपयुक्त बना देते हैं, उसे भी हम यूज़ के लायक नहीं छोड़ते। तो अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायन का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक है। मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसको प्रदूषित कर रही हैं। तो जो आप उद्योगों से जो आपका जो पानी निकलता है या गंदी चीज़ें निकलती हैं, आप उसे क्या करते हो, आप उसका स्राव कर देते हो अपने पानी में। उसके साथ साथ जो आपका वाहित मल है वो चला जाता है और कृषि रसायन का विसर्जन जो है वो भी आप वहीं पर कर देते हैं। इससे आपका क्या है, पानी प्रदूषित हो जाता है। अब क्यों प्रदूषित होता है? क्योंकि इसमें है नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जो जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से जो अधिकांश चीज़ें हैं ना वो रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाती हैं। ठीक है, इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से हमें क्या करना होगा, बहिर्स्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करना होगा। और अगर आप इनको शोधित करके छोड़ेंगे ना, तभी जल प्रदूषण आपका जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से आप इसको जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या कर सकते हैं हम कि वन और जो हमारे अन्य वनस्पति है, तो वनस्पति का जो आवरण है जो धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, मतलब यहाँ पर जो प्रवाह हो रहा है पानी का उसे कम करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। तो जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है क्या, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वन की तरफ ध्यान दें। जल रिसाव को कम करने के लिए आप खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए, तो ताकि वहाँ पर नहरों में जो पानी है वो ऐसे रिसाव के कारण ना इधर उधर जाए।
और रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें स्प्रिंकलरों से सिंचाई करनी चाहिए। देख रहे हैं स्प्रिंकलर लगा हुआ है, इसे फव्वारे की तरह, हाँ, जो पानी निकल रहा है, तो इसका भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि क्या हो, पानी का कम वेस्टेज हो और अधिक प्रभावी विधि से हम जो है खेती कर सकें। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है। कहाँ पर, शुष्क प्रदेशों में क्या कर सकते हैं हम, सिंचाई को ड्रिप के थ्रू कर सकते हैं या टपकन विधि द्वारा कर सकते हैं। और सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर हम बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित भी कर सकते हैं। एक तरीका और है, ये कहने क्या आप जानते हो कि आप अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करके आप विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन अगर 2 घंटे की वर्षा अगर हो रही है ना, का एक दौर 8000 लीटर तक जल बचाने के लिए काफ़ी है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप छत पे भी स्टोरेज कर रहे हैं इस पानी को, तो आप इस तरह से भी जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ जल और जल का संरक्षण आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जल का निम्नीकरण हो रहा है और अगर हमें करना चाहिए तो इसको किस तरह से संरक्षित करना चाहिए। चलते हैं आगे और बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों की। मृदा की बात कर ली, जल की बात कर ली, तो अब यहाँ पर जो वनस्पति और वन्य जीव हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि इन्होंने सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छे से चरितार्थ करके दिखाया है कि स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, हस्तशिल्पी प्रदर्शनी में घूम रहे थे, तो प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला अपने हाथ में लिया, उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। तो उनकी जो अध्यापिका है उन्होंने कहा, हाँ, ये जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी हैं। ये कौन बता रही है? टीचर बता रही हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस जो है ना प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। तो जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित हो जाती है। तो जैसे उन्होंने रेशमी स्कार्फ उठाया तो कहती, देखो ये कितना खूबसूरत स्कार्फ है। तो उनकी अध्यापिका ने उनको स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है और ये रेशम कीट हैं, ये कहाँ होते हैं? तो शहतूत के पेड़ों पर इनको पाला जाता है। बच्चे इससे समझ गए क्या कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं और जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? ध्यान रखिए, आपका ये जो वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति या वन्य जीवन है, ये कहाँ मिलता है? जहाँ पर स्थल, जल और वायुमंडल मिलता है। तो उस छोटे से आपके जगह पर, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं, वहाँ पर आपका क्या है? आपको वनस्पति और वन्य जीव मिलते हैं। अब ये जो जैव मंडल है ना, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए क्या करती हैं? तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या कहते हैं? ये जो हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसको हम कहते हैं परितंत्र। क्या कहते हैं? परितंत्र। जैसे वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है, बिल्कुल सही बात है। पौधे हमें क्या देते हैं? तो हमें इमारती लकड़ी देते हैं, इमारत बनाने की लकड़ी देते हैं। प्राणियों को आश्रय देते हैं, है ना, और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। इसके साथ साथ फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा भी करते हैं। ये रक्षक मेघला के रूप में कार्य भी करते हैं ना, जहां पर भी आपके वन होते हैं। तो भूमिगत जल के संग्रह में भी ये हमारी सहायता करते हैं। इसके साथ साथ हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज भी प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो पौधों के असंख्य उपयोग हैं, ये हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। उनमें से कहने कि अब हमने इतनी तो यूज़ आपको बता दी, क्या इसमें आप कुछ और जोड़ सकते हो? तो चलिए ज़रा जोड़ देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं ब्रह्म कमल, जो कि क्या है? एक औषधीय बूटी है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इन्होंने किलकिला, जिसे किंगफिशर कहा जाता है, वो दिखाई है। यहाँ इन्होंने ना एक इसकी गरुड़ की भी बात की है, तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। कह रहे हैं क्या आप जानते हो कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार किसके थ्रू होता है? डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन या इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है। उनके अपमार्जन उपरांत, मतलब उनको जब वो खत्म हो जाते हैं, जानवर जब मर जाते हैं, तो उनको कौन खाता है? तो उनको गिद्ध खाते हैं। तो क्योंकि उन जानवरों के ऊपर डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन और इबुप्रोफेन यूज़ किया गया था,
तो उनको जब आपके गिद्ध खाते हैं ना तो उनकी किडनी खराब हो जाती है और गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। अब पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि गिद्धों को संरक्षित किया जा सके और आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इलाज के लिए यूज हुआ जानवरों पर उसका इफेक्ट कहाँ पड़ा? गिद्धों पर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं आगे, वन्य जीवन की बात करते हैं कि वन्य जीवन के अंतर्गत क्या होता है। जंतु आते हैं, पक्षी, कीट, जलीय जीव, ये सभी रूप आते हैं। उनसे हमें मिलता क्या है? तो इन जो आपके जंतु हैं, पक्षी हैं, कीट है या जलीय जीव, इनसे हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है। जैसे कीट की हम बात करें तो जैसे मधुमक्खी है, वो हमें क्या देती है? शहद देती है। फूल के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे अगर हम चिड़िया की बात करें तो चिड़िया क्या है? अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में ये कार्य करती है। जैसे हम गिद्ध की बात करें तो वो क्या करता है? वो मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है, नहीं तो क्या होगा? डेड बॉडीज पड़ी रह जाएंगी, लेकिन ये क्या करता है? उनको खा लेता है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है किसे? गिद्ध को। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे हों, लेकिन वो सभी क्या कर रहे हैं? पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। तो चलिए, अब जब हमने ये पारितंत्र को समझ लिया है तो चलते हैं प्राकृतिक वनस्पति का कहाँ पर किस तरह से वितरण है, जरा उसको देख लेते हैं। तो आपकी जो वनस्पति है ना, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से अगर आप देखो तो वनस्पति की वृद्धि किस पे डिपेंडेंट है? तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे विश्व की वनस्पति को अगर आप बांटना चाहो तो आप 4 वर्गों में इसे रखते हो। एक है वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म और चौथा है टुंड्रा। तो चलिए जरा इन चारों की बात कर लेते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा? विशाल वृक्ष मिलेंगे, है ना। अब ये जो विशाल वृक्ष उगते हैं तो इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जहां पर ज्यादा पानी होगा वहां पर आपको विशाल वन मिलेंगे। जैसे जैसे आपकी आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम होती जाती है, ठीक है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको क्या दिखाई देंगे? तो छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के क्या होते हैं? तो घास स्थलों का निर्माण होता है। अगर कहीं पर कम वर्षा हो रही है तो क्या होगा? तो कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां और आपको गुल्म देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें जो है वो काफी गहरी होती हैं। क्यों गहरी होती हैं? ताकि वो नीचे तक जाकर मिट्टी से क्या ले सके? नमी ले सके, है ना। तो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता, मतलब आपकी जो वाष्पीकृत होकर इनसे जो आर्द्रता निकलती है, उसकी हानि को घटाने के लिए क्या होता है कि यहाँ के जो पेड़ होंगे ना, जहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ के पेड़ों में पत्तियां जो है वो कांटेदार होती हैं और मोमी सतह की होती है, ताकि उससे पानी जो है वाष्पीकृत होकर बाहर ना निकले। तो अगर हम बात करते हैं शीत ध्रुवीय प्रदेश की, तो वहां पर क्या हमें मिलती है? टुंड्रा वनस्पति। अब ये टुंड्रा वनस्पति क्या है? तो टुंड्रा वनस्पति में हमने पहले ही देखा था कि हमें क्या मिलता है? मॉस और लाइकेन मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बारिश कम होती जा रही है, तो किस तरह से यहाँ पर जंगलों का, वनों का, घास मैदान का और वहां से फिर आपको कांटेदार झाड़ियों तक के मिलने का सफर इन्होंने आपको बताया है। चलते हैं आगे और बात करते हैं कि पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए और इसके साथ साथ फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों को हमने क्या किया? काट दिया है। तो विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। तो इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है। तो चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण की। तो कह रहे हैं कि वन जो है ना वो हमारी संपदा है ना, हमारी संपदा है। पौधे जो हैं वो जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है, आपके जंतु वहां पर रहते हैं, और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में अगर परिवर्तन होगा और मानव अगर इसी तरह से हस्तक्षेप करता रहेगा ना, तो उसका क्या होगा? पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास जो है वो हम क्या करते हैं? नष्ट करते जाते हैं, और बहुत सी जातियां जो हैं वो असुरक्षित हो जाती हैं, मतलब संकटापन्न हो जाती है, मतलब उनके लुप्त होने के कगार तक वो पहुंच जाती हैं। तो इसीलिए वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि इनका जो है
विनाश हो रहा है, ये खत्म हो रही हैं। अब ये सभी मिलकर क्या करती हैं, इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। कौन कौन, दोबारा देख ले, वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावन नद और भूस्खलन। तो ये कुछ तो मानव निर्मित है, मानवकृत है, और कुछ आपकी प्राकृतिक देन है। तो आज की अगर हम मुख्य चिंता की बात करें तो वो क्या है, एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। मतलब आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा शिकार कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उससे भी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। हम ये जो शिकार करते हैं वो करते क्यों हैं, पशु खाल के लिए, चमड़े के लिए, नाखून के लिए, दांत के लिए, पंखों के लिए, और इनके साथ साथ इनके सींगों के एकत्रीकरण के लिए, इनके सींग भी एकत्रित करते हैं। तो ये क्या है, ये गैर कानूनी व्यापार है। तो गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का हम क्या करते हैं, अनाधिकार शिकार करते हैं। अब हम किस किस का शिकार कर रहे हैं तो चलिए जरा वो भी देख लेते हैं। इनमें से कुछ हैं जैसे चीते, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर इनमें प्रमुख हैं, जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बहुत कम होती जा रही है। इसीलिए इनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है और इनके ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है। हम ये जागरूकता बढ़ाने के लिए कर क्या रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाते हैं, यानी कि हमारी गवर्नमेंट वन्य जीव अभ्यारण्य बना रही है, जैव मंडल नीचे बना रही है, हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए ये सभी ये काम किए जाते हैं। जैसे सकरी घाटियाँ हैं, झीलें हैं और आर्द्र भूमि का संरक्षण भी किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान संसाधन है और इनको भी नष्ट होने से बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है कि यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी प्रजाति की संख्या को बिल्कुल कम कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सी प्रजाति हैं जिनकी संख्या को कम कर दिया गया है, तो इसकी वजह से ये संतुलन क्या है, ये बिगड़ रहा है। तो विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। किसने, हम मनुष्यों ने। तो अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के जो हम अंधाधुंध शिकार कर रहे हैं ना, उसके कारण हो क्या रहा है, तो ये विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पे है। मतलब या तो हो गए हैं या होने की कगार पे हैं। आप अगर प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों को चलाएंगे, जैसे कि सामाजिक वानिकी के बारे में बताया जाता है, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, है ना, उलट कर सकते हैं और दोबारा से इसमें बैलेंस बनाया जा सकता है। स्कूल के बच्चों को अगर पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि क्या होगा, वे जान पाएंगे कि विविध जातियों के निवास का अवलोकन वो करेंगे और उससे उनको पता चलेगा कि कोई जगह किस लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वो उन जानवरों को या उन पक्षियों को बचा सके। बहुत से देश क्या करते हैं, पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। जैसे भारत में शेर, चीता, हिरन, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, आप इनको नहीं मार सकते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी है CITES, क्या है, CITES। इसको अगर हम पूरा एलाबोरेट करें तो इसका मतलब क्या है, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इसकी स्थापना की गई है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और ये क्या करती है, इसने क्या किया है, तो जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है और इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य है, हम सबको इसे निभाना चाहिए। हमें अपने प्राकृतिक को जो संसाधन है उनको बचाना चाहिए, साथ में पक्षी और जो आपके जानवर हैं उनको भी बचाना चाहिए। हमने ना यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया था, शब्द यूज़ किया था, जो था राष्ट्रीय उद्यान। अब ये राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो देखिए, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की परिस्थिति की एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। मतलब वो प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर हम क्या कर रहे हैं, पारितंत्र को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आज जो पीढ़ी है वो तो है ही, आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी भी इस पारितंत्र को देख सके और इसलिए वो क्या करती है, वो रक्षा करती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हमने वर्ड यूज किया था जैव मंडल निचे। अब ये जैव मंडल निचे क्या, देखिए, वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। ये
क्या है? वैश्विक पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। कि आप किस लिए बनाते हैं? ताकि आप विकास तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ में इन चीज़ों को बचा भी रहे, संरक्षण भी कर रहे हैं। तो इनके बीच में आप रिलेशनशिप को जो दर्शाते हैं वो किसके इसके रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए जो आपने बनाया वो क्या है? जैव मंडल नीचे है। इसके साथ ही आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ पर ना ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड दिखाया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथियों को कि किस तरह से यहाँ पर इनकी रक्षा की जाती है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। ये कह रहे हैं कि क्या आप जानते हो CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये क्या है? तो ये सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जो आपके वन्य प्राणी हैं और जो पौधे के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियों को इन्होंने रक्षित किया है, जिनमें अगर हम देखें तो वो हैं भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो जो है, ये कुछ उदाहरण हैं जिनको ये रक्षित में रखते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर लिखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।